सर आज का तो सेल बताया सर। बट नीचे से सपोर्ट लिया सर, वो कहाँ से लिया सर सपोर्ट? देखो, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ऑलरेडी ये हमारा रिपीटेशन ही होता है। देखो, अगर आप मुझे ये बताओ कि इस दिन पे 12 तारीख को क्लोजिंग के हिसाब से आपको क्या लग रहा था मार्केट? फंडामेंटली क्लोजिंग कैसा था? अप साइड सर। फंडामेंटली क्लोजिंग बाय साइड में था। यस सर। यानी कि अभी हम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि 12 तारीख को जब फंडामेंटली मार्केट क्लोज हुआ तो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, जब फंडामेंटली मार्केट स्ट्रॉन्ग था और दूसरा, अगर क्लोजिंग एनालिसिस भी देखो टेक्निकली भी, तो भी इस क्लोजिंग के मुकाबले इस दिन का क्लोजिंग ऊपर नहीं लग रहा था आपको? यस सर। ठीक है, अब हम यहां पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं इस क्लोजिंग पे और ये वाले क्लोजिंग पे। राइट, आज मार्केट रेंज के अंदर ओपन हुआ था, इस क्लोजिंग रेंज के अंदर ओपन हुआ था। राइट, अब इस दिन पे ये दोनों दिन के बीच में गैप था, जो गैप मार्केट में फुल हो चुका था, यानी कि उस गैप फिल कर दिया था 12 तारीख को। अब ये जो स्ट्रक्चर बना था, क्योंकि ये यहां से ऐसे नीचे आया था फिर नया हाई बनाया था, यानी कि ये वाला जो हाई था, ये वाला हाई इसने ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक किया था। राइट, अब ये वाला हाई जब ब्रेक हुआ था तो जैसे हमने यहां पे गैप का लेवल ड्रॉ किया, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जब ये हाई बना था, अभी मान लीजिए ये पोर्शन बना ही नहीं है, जब ये हाई पूरा बना था तो ये हाई बनने के वक्त आपको नहीं लगता कि जो हमने ये गैप ड्रॉ किया है वो गैप किसी और गैप के अंदर भी है? यानी कि ये हाई यहां है, एक लो यहां है, इस दिन का लो यहां पे है, इसका हाई इससे मैच करता है, तो इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, और ये बीच वाला जो लाइन आता है वो लाइन इसके अंदर ही आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, क्या दिख रहा है आपको? प्रीवियस की जो भी गैप है वो गैप से सपोर्ट लिया सर। मतलब जो एनालिसिस हमने 2 दिन पहले देखा था, क्या वही एनालिसिस पिछले लेवल में काम आई? हाँ सर। क्यों आई? उसका रीजन के पुराना जो गैप पड़ा हुआ था, अभी का जो गैप था वो पुराने गैप के अंदर था, उसका जो अभी का जो हाई था वो पिछले हाई के अंदर था, ओवरलैपिंग था। जैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि दो ट्रेंडिंग जोन अगर ओवरलैप होते हैं तो जो बीच का मिडल रेंज होता है वहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। क्या आज आपको वही चीज हूबहू यहां पे दिख रही है? यस सर, दिख रहा है सर। यस सर। अभी किसी ने सवाल पूछा था कि कहां से सपोर्ट लिया, जवाब मिल गया? मिल गया सर। बट विपुल जी यहाँ से इसको रिस्पेक्ट ही करेगा, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये लेवल पता था ना पहले से। देखो, रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि वो नहीं तो समझ करेगा, गए। यहां क्या बनाया था?
एक सपोर्ट बना हुआ है सर वहां पर, वो लेवल को ले आज नहीं, हमारे वापस support बना। देखो, हमारे लिए ये लेवल, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमारे लिए तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था। ये दोनों लाइनों को पकड़ के जो रेंज बनता है, वो रेंज में से सपोर्ट आना चाहिए। अब मार्केट में वही लाइन को सपोर्ट बना दिया, वो तो हम इतना लाइन टू लाइन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रेंज को तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। राइट, समझ में आ रहा है कुछ? यस अब यस अब, सर। अब मैं इसमें एक और चीज बताता हूं। आप अगर ऐसा मान लो कि ये हमको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूं। अब मुझे ये बताना कि जब मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा था, यहां से ऐसे नीचे गिर रहा था, राइट, तो जब नीचे गिर रहा था तो आपको नहीं लगता है कि यहां पे गैप था, ये दोनों के बीच में गैप था? यस सर। अब मैं इसका लो ड्रॉ करता हूं और अब इसका लो ड्रॉ करता हूं। ये एक गैप बन गया, पूरा फ्रेश गैप गैप बन गया डाउन साइड का। यस सर। ओके, चलिए, अब यहां जब ऐसे मार्केट उठ रहा था, ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे एरिया की हम बात कर रहे थे, ऐसे 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 जब नीचे आ रहा था तो एक गैप ये दोनों के बीच में बना था। देखो देखो, यहां ये सिनारियो, ये 3 दिन देखो, 12 मई, 13 मई और 14 मई, आपको वही सिनारियो यहां पे दिख रहा है ये तीनों दिन में, सेम यस सर। सेम पैटर्न दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके, अब हम यहां पे चलते। जब वो ऊपर वाला गैप बना था, उसके बाद भी जब मार्केट नीचे गिर रहा था, जब ऊपर जा रहा था तो ऐसे गैप बना था। मान लीजिए ये लो बना था और तब इसका हाई यहां पे था। अब जब हाई अगर ड्रॉ करोगे तो वो आएगा, और अगर ये दोनों यानी कि 13 मई और 14 मई को अगर ड्रॉ करो तो ये वाला आएगा। इसको हम अलग कलर दे देते हैं, ठीक है, ये मिडिल रेंज है। अब जब प्राइस नीचे से ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, देखो ये रेंज के अंदर जब प्राइस घुसा, इस रेंज के अंदर, ठीक है, उसके अगले दिन प्राइस कहां पे ओपन हुआ? रेंज के बिल्कुल, ऊपर। बिल्कुल उस रेंज के ऊपर ओपन हो गया, गैप अप ओपनिंग हो हाँ गया। सर। जब गैप अप ओपनिंग हो गया, आपको लगता है कि वही अपर लेग से उसको सपोर्ट मिल गया? यानी कि Yes, देखिए, मेरा कहने का मतलब थोड़ा समझ लेना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जब 3 दिन का स्ट्रक्चर बना था, इस 3 दिन के स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइज करें तो जो प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको पहले ये गैप को फिल करना पड़ेगा ना, अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो, राइट। जब ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो इस गैप में रेजिस्टेंस मिलेगा, प्राइस वहां पे जाके रेंज के अंदर बंद हो गया, दूसरे दिन वो गैप अप ओपन हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है। तो अब जब वो वापस नीचे आएगा तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है। यस सर। ओके, अब जैसा यहां पे सिनारियो था, वैसा ही हम पिछला कुछ सिनारियो देख के आ रहे थे। उसके अंदर यहां पे हमने जो मिडल लाइन ड्रॉ किया था, मैं यहां पे एक मिडल लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां पे। अब देखना कि जब यहां से गैप अप ओपन हुआ, जब ये ऐसे करके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, आपको लग रहा है कि उसने रेजिस्टेंस कहां पे लिया? वही गैप का मिडल पॉइंट। यानी कि वही मिडल लाइन पे रेजिस्टेंस बनाया हाँ उसने।
ये वाला। यस सर। ओके, यानी कि ये रेजिस्टेंस मैं कंफर्म बोल सकता हूं। यस सर। ओके, अब ये रेजिस्टेंस जब कंफर्म हो गया, उसके बाद हेवीली गैप अप ओपनिंग हुई और प्राइस ऊपर चली गई। यानी कि ये जैसे नीचे की रेंज तोड़ा था प्राइस ने गैप अप ओपनिंग के साथ, वैसे ही ये रेंज को तोड़ दिया गया। यस सर। यानी कि ये दोनों गैप जो थी वो दोनों फिल हो चुकी है, ऐसा बोल सकते हैं अभी हम। यस सर। ओके, अब जब इस लेवलों को तोड़ के प्राइस ऊपर चली गई है, तो ये दोनों रेंज हमारे लिए क्या काम करेगी? सपोर्ट। सपोर्ट का सर। जैसे आपने इसका बात किया, वैसे ही ये वाला भी सपोर्ट बनेगा, ये वाला भी गैप। तो उसने वही आज यहां पे किया है, कुछ नया नहीं किया है। एक रेजिस्टेंस को जब पिछले कुछ दिनों में ब्रेक किया था, वो ब्रेक किए हुए सपोर्ट, उस रेजिस्टेंस को प्राइस ने जस्ट सपोर्ट बनाया है। ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी ना। ये देखो, प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी, तो जब नीचे आ रही थी तो हमारे लिए पहला लेवल यही वॉच करने को बनता है। उसके बाद अगर ये ब्रेक हो जाता तो हमें उम्मीद थी कि वो यहां तक आ जाए, राइट? तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है कि डेली चार्ट ओपन कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक गैप इन दोनों के बीच में पड़ा था, राइट? अब ये गैप पड़ा था, एक्चुअली हम बात कर रहे थे, इस गैप की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ये वाले गैप की और ये वाले गैप की। तो जब प्राइस ऊपर जा रही थी, ये दोनों गैप फिल करना बाकी था, राइट? तो अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दोनों गैप को फिल करके प्राइस ऊपर जा रही थी। जब ये दोनों गैप को फिल करके प्राइस ऊपर चली गई थी, तो गैप कितनी थी? मान लीजिए कि एग्जांपल के साथ अभी हम समझते, एक गैप यहां पे बनी थी, दूसरा गैप यहां बना था और तीसरा गैप यहां बना था। जब प्राइस ऐसे गिरा तो ये फिल हो चुका, यहां पे प्राइस गिरा, ये फिल हो चुका। ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो यस सर। यानी कि ये पहला वाला भी फिल हो चुका, दूसरा वाला भी फिल हो चुका। आपको लगता नहीं है तीसरा वाला पेंडिंग था? यस सर। तो ये तीसरा वाला पेंडिंग था, आपको लगता नहीं इस दिन पे फिल हो गया? अब ये फिल हो गया तो इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा अभी? कि जो स्ट्रक्चर समझ में आता है वो ऐसा हो सकता है अभी। क्यों ऐसा स्ट्रक्चर हम क्यों ड्रॉ कर सकते हैं? उसका रीजन है कि आज ये जो गैप फिलिंग हुआ है और जितनी तेजी से प्राइस ऊपर गया है, आपको नहीं लगता कि वो प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हुआ था? यस सर। और यही स्विंग, जो स्विंग हाई है, अगर इसको वीक होना था तो ये जो स्विंग हाई बना था ना, आज उसके लो के नीचे क्लोजिंग आ जाता। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता ना, यानी कि इस दिन के लो के नीचे क्लोज आ जाता, तो हम मान सकते थे कि प्राइस ये वाले सपोर्ट पे आ सकती है।
क्योंकि यहां उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है हेवीली, क्योंकि ये जो स्विंग वाले जिस दिन बनते हैं ना हाई, वो हेवीली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। उस दिन के अंदर ही हेवी सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ा हुआ रहता है। जिस दिन पे स्विंग का हाई या लो बना होगा वो दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए। तो आपको नहीं लगता कि आज का बिहेवियर उसके लो के नीचे जाके, यानी कि उसके लो को टच करके प्राइस घूम गया, लो को तोड़ नहीं पाया? Yes, sir. अब इसके साथ एक और सिम्टम्स जुड़ जाता है। अगर प्राइस उसके प्रीवियस स्विंग हाई जिस कैंडल में बना है उसी कैंडल से अगर सपोर्ट ले लेगा तो ये वाला हाई है वो टूटना कंफर्म है। रिपीट कर रहा हूं, अगर एक नया हाई बनने के बाद प्राइस जब रिट्रेस होता है और रिट्रेसमेंट में जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो जिस दिन बना हुआ है उस दिन के ट्रेडिंग एरिया के अंदर से ही अगर सपोर्ट ले लेता है तो जो लास्ट बना हुआ स्विंग हाई है वो ब्रेक होने के चांसेस 99.9% है। अगर प्राइस प्रीवियस स्विंग जिस दिन बना हुआ है उसके लो को तोड़ के नीचे चला जाता है तो उसमें वापस जब ऊपर उठेगा तो वही कैंडल से उसको रेजिस्टेंस मिलने का भी संभावना सबसे ज्यादा होता है। क्लियर फ्रेंड्स? yes, sir. क्योंकि हम जो अभी बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला स्विंग हाई पड़ा हुआ है, उसका कैंडल ये वाला है, अगर वो ये एरिया से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा ऐसे। बट अगर वो ऐसा करके आके ऐसा उठने की कोशिश करता है तो ये वाला रेजिस्टेंस बनके ऐसा भी हो सकता है। इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना इसमें कॉन्फिडेंस है। राइट? क्लियर सबको? तो इस वजह से हमको ये वाला अभी का जो सपोर्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। क्लियर? सर कल की इतना सडन फॉल की अगर वजह जानना है तो क्या करना कैसे है? प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कल जो इतना गैप डाउन ओपन हुआ था हाँ, उसका रीजन अगर नहीं ये देखो, ये गैप डाउन होने का रीजन हाँ है, ये यूएस मार्केट की वजह से गैप डाउन हुआ था। Now 7% गिर गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो मार्केट है, मार्केट का ग्लोबल मार्केट के स्ट्रक्चर बताए थे आप लोगों को, क्लास चालू हुआ था तब, है ना? और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से जो सबसे बड़ा मार्केट है वो यूएस मार्केट है। अगर यूएस मार्केट के अंदर कोई बड़ी इंपैक्ट अगर देखने को मिलती है तो उसका असर सारे कंट्रियों के जो कैपिटल मार्केट है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि वो टेम्पररी है, उस कंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लोबली न्यूज ऐसे खराब है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई है जिसकी वजह से टेम्पररी प्रॉब्लम यानी कि प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है वो सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर के ऊपर तो चलता नहीं है, उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर भी है। अब जब ग्लोबली कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मान लीजिए, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है
वो अपने अपने फंड को डाइवर्ट करते रहते हैं कंट्री टू कंट्री। तो उस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर में वो पैनिक क्रिएट हो गया। अब वो पैनिक की वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर सडनली कोई ऐसा सेलिंग प्रेशर बढ़ गया तो प्राइस आपको नीचे दिखेगा। लेकिन सामने, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो हर एक चीज पे उनके पास तो हमारे से भी कई गुना ज्यादा फोर्स बैठा हुआ है ना उनके पास। तो वो लोग हर एक एंगल से एनालाइज करते रहते हैं मार्केट की कंडीशन को, हर एक सिनेरियो को स्टडी किया जाता है डीपली। तो उस हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा मोटा जो ऐसा पैनिक होता है ना, वो मॉर्निंग में दिखेगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट टू मार्केट जब ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे इंडियन मार्केट है तो इंडियन मार्केट में से कुछ कंपनी के स्टॉक यूएस मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है। जैसे यस सर। उसको डीवीआर बोलते हैं। जैसे आईसीआईसी बैंक है तो आईसीआईसी बैंक का डीवीआर यूएस मार्केट में लिस्टेड है। अब अगर यूएस मार्केट के अंदर आईसीआईसी बैंक का जो ट्रेडिंग हो रहा है वो तो ट्रेडिंग टाइम हमारे मार्केट के क्लोज आवर्स में है, तो वहां पे अगर आईसीआईसी बैंक के स्टॉक प्राइस में कुछ प्रॉब्लम या कुछ इंपैक्ट देखा तो नेक्स्ट डे इंडियन मार्केट के आईसीआईसी बैंक का जो प्राइस होगा उसके अंदर वो इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पैनिक क्रिएट हो गया ना। दोनों चीजें है डिफरेंट, लेकिन जो ट्रेडर है वो ट्रेडर क्या देखेगा, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो वहां पे जो सेल साइड के ऑर्डर होंगे वो बाय साइड के ऑर्डर से ज्यादा होंगे, राइट। दूसरा चीज होता है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट में हम देखते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, न्यूज बेस्ड जिसको बोलते हैं, राइट। आई थिंक ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया था सन फार्मा डॉक्टर रेड्डी या कुछ औरोबिंदो के बारे में, न्यूज किसी ने पोस्ट किया था, शायद साजन ने किया था आई थिंक, 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था। हाँ जो साधन दिखे। हाँ, तो मैं अभी आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूं। ऑलरेडी हम अभी डिस्कस करेंगे तब वो देखेंगे। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि दूसरे दिन जब कोई न्यूज आता है तो उससे 1-2 दिन में हेवी मूवमेंट आ चुका होता है कोई स्टॉक में, तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब न्यूज आएगा तो लोगों को गुमराह करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो न्यूज का इंपैक्ट बहुत ज्यादातर नहीं चलता है अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है। तो सेम चीज यहां पे हुआ। आपने देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, लेकिन पहले ही आधे घंटे में उसने बाय का कंफर्मेशन दे दिया था, यानी कि जो बायर साइड का वेटेज था वो बहुत हेवीली था, ठीक है। तो ये सारी चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चरल में। एक्चुअली क्या होता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा गेम होता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर के लगे हुए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों को 1 रुपये का भी फर्क बहुत बड़ा मायने रखता है प्राइस में। तो आप देखोगे कि जैसा इंडेक्स में हमको ये चीज देखने को मिलती है, यही चीज हमको स्टॉक में भी देखने को मिलती है। स्टॉक में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप देखते होंगे कि किसी कंपनी का खराब रिजल्ट आया तो भी प्राइस ऊपर ही जाता है, और किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया तो भी प्राइस नीचे गिरता है। अगर ऐसे में कॉमन सेंस से बात करूं तो अच्छा रिजल्ट आने से प्राइस ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी चीज है ना, वैल्यूएशन गुड है उसका। और खराब रिजल्ट आया तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई प्राइस नीचे जाना चाहिए क्योंकि रिजल्ट ही खराब आया है।
लेकिन कभी कभी आपको ऑपोजिट दिखेगा। उसके मैं कुछ आपको एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है आज हम जो नया टॉपिक चालू कर रहे हैं वो इसी के ऊपर है, रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग। हमको रिजल्ट के हिसाब से उसको एनालाइज कैसे करना है और कैसे अपने डिसीजन को बनाना है कि ये स्टॉक में अब किस तरह का इंपैक्ट होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अभी फिलहाल हमारा जो फोकस होगा वो अगर ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस या फिर सेक्टरल को आप देखो तो सेक्टरल में जो बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस में ज्यादातर केस में देखने को मिलता है कि मंथली हाई लो, क्वार्टरली हाई लो एंड ईयरली हाई लो। ठीक है। दूसरा ये गैप्स, क्योंकि मार्केट अपने आप को अलाइन करेगा तो यही जो गैपिंग है जहां पे 2 दिन के बीच में ट्रेडिंग एरिया के बीच में गैप दिखता है, वो गैप के जब लेवल ड्रॉ करोगे ना, वही लेवल आपको आने वाले दिनों में हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर से ही आने वाले दिनों में वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे फ्रेंड्स। तो मेजरली आपको हमेशा इन लेवलों को बहुत अच्छे से प्लॉट करके रखना है अपने चार्ट के ऊपर, ताकि आज जो चीज हुई वो आपको अच्छे से होता हुआ दिखे। अगर आपने ये लेवल प्लॉट किया होता तो आज आपको वो सामने दिखता रनिंग मार्केट में, आपको पता है कि वो यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। दूसरा, जब सपोर्ट लेने की कोशिश होती है तो होता क्या है, कुछ नहीं, जितनी बार प्राइस टकराएगा उसके ऊपर ही क्लोज होने की कोशिश करेगा। अब इसको हम कंफर्मेशन कैसे मान सके, तो सिंपल है, आपको लगता है यहां 3 रेड हुआ फिर ग्रीन होना चालू हो गया, राइट? यस सर। तो वो यहां से रेड यहां से बनता बनता आया था, ठीक है, और पहली बार ऐसा था जो प्राइस इस वाले लेवल को तोड़ के नीचे गिरा था। हमको कंफर्मेशन जो मिला वो यहां पे मिला जब इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब कल आप एक चीज नोट डाउन करना, अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गया, यानी कि यहां कहीं ऊपर ओपन हुआ, तो मुझे जो लगता है उस हिसाब से अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो कुछ ऐसे करके ऊपर जाने का संकेत ज्यादा है। यानी कि ये एरिया जो है ना, ये एक सपोर्ट एरिया है, इसके अंदर से ऊपर जाने का संभावना ज्यादा है। और अगर वो ऐसे कहीं ओपन हो जाता है मान लीजिए, तो वो क्या करेगा, इस लेवल को तोड़ के नीचे चला जाएगा, फिर नीचे वाला जो सपोर्ट पड़ा था वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, राइट? स्ट्रक्चरली ऐसा हमको अभी आज के क्लोजिंग से दिख रहा है। क्लियर सबको? चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग। अब मुझे बताओ लास्ट रिजल्ट कब आए थे, कौन से क्वार्टर के आए थे? मार्च में सर। यानी कि जनवरी फरवरी फोर्थ क्वार्टर। मार्च का रिजल्ट आया था। यस। अब ये रिजल्ट जो आया, मान लीजिए मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको सीएनबीसी आवाज पे कंपैरिजन दिखाते हैं जब किसी कंपनी का रिजल्ट आता है, तो
यस सर। तो अगर जनवरी फरवरी मार्च का रिजल्ट आया है, अगर मुझे उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करना है तो मैं किससे कर पाऊंगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, राइट। और मान लीजिए मुझे ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करना है तो मैं किससे करूंगा? अप्रैल से मार्च तक सर। ऐसा कर सकता हूं, यानी कि जनवरी यस फरवरी सर। मार्च 2020 का जो क्वार्टर है उसका कंपैरिजन जनवरी फरवरी मार्च 2019 के साथ कर सकता हूं मैं। यस सर। इसका मतलब होता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। यानी कि मान लीजिए कि किसी कंपनी ने जनवरी फरवरी मार्च 2019 में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और अभी जनवरी फरवरी मार्च 2020 में उस कंपनी ने 120 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो हम बोल सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ। यस सर। वैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यही कंपनी ने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 में, सॉरी 2019 में जो लास्ट क्वार्टर था उसमें करीब 90 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो हम बोल सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। यस सर। क्लियर? तो हम कुछ इस तरह की एनालिसिस करेंगे जो रहेगी, एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर और दूसरी रहेगी ईयर ऑन ईयर। अब आप लोगों को क्लियरली पता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किससे कंपेयर करना है और ईयर ऑन ईयर किससे कंपेयर करना है। शांतनु जी, ये मैंने एग्जांपल बताया है प्रॉफिट का, हम प्रॉफिट पे जाने वाले नहीं है। हमारा एनालिसिस बैलेंस शीट पढ़ना नहीं है, राइट। हमको मार्केट के डेटा को एनालाइज करना है, तो प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, हमारा फंडामेंटल एनालिसिस होता है मार्केट के डेटा को स्टडी करना, वही टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड का रिजल्ट निकलता है, राइट। इसमें किसी को कोई दिक्कत आ सकती है टाइम देखने के लिए? फ्रेंड्स, यस सर। चलिए अब मान लीजिए किसी एक स्टॉक को हम लेते हैं जिसका अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का क्वार्टर में ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए क्वार्टर का हाई यहां पड़ा है और एक यहां पड़ा है, ये हाई है ये लो है, ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च 2020 और ये 2019, अगर जनवरी फरवरी मार्च 2020 में हाई पड़ा हुआ है यहां पे और लो पड़ा हुआ है यहां पे, और प्राइस क्लोज हो जाती है कहीं यहां पे, ठीक है। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको क्या दिखा रहा है? हायर हाई हायर लो सर। राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको हायर हाई बता रहा है, लेकिन आपको यह देखना है कि जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में जो क्लोजिंग हुआ वो ये वाले क्वार्टर की रेंज के अंदर हुआ है, राइट। तो उसको हम बोलेंगे रेंज बाउंड क्लोजिंग। मान लीजिए वो ऊपर कहीं हो जाता, इस रेंज के ऊपर हो जाता, तो हम उसको मानते स्ट्रॉन्ग। और मान लीजिए इसके नीचे हो जाता
तो हम उसको मानते, ये सिनारियो क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, यस सर। यही चीज को हमको देखना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मान लीजिए ये वाला जो हमने सिनारियो ड्रॉ किया था वो ईयर का है, जनवरी फरवरी मार्च 2019 का है, और ये वही हाई लो है। अगर उसके भी इस हिसाब से क्लोजिंग आता है तो भी हमको यही तरह से मानना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेंज बाउंड है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वीक है, राइट? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग। राइट? यस सर। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने ऐसे ही कोई स्टॉक उठा लिया, ठीक है, उसका डेली चार्ट कर देता हूं। आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहां से रिजल्ट कैलेंडर में जाना है, और यहां पे मैं लिखता हूं सन फार्मा, और मुझे उसका पास्ट रिजल्ट चाहिए क्योंकि एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं। तो हम देखेंगे कि लास्ट 3 मंथ में उसका रिजल्ट कब आया था। 27 मई को उसका रिजल्ट आया हुआ है सन फार्मा का। अब हम सन फार्मा के चार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हम जनवरी फरवरी एंड मार्च का एक रेंज ड्रॉ करेंगे, जो ये वाला है, इसको मैं ब्लू लाइन से मार्क कर देता हूं, ठीक है, और ये 23, ये मार्च, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग है वो हमको कंपेयर करना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर से। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो हाई लो है वो कुछ यहाँ पे है, इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं क्योंकि ये 4 अक्टूबर का लो है। अब सबसे पहली बात कि इसका जो क्लोजिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है? वीक हुआ है सर। वीक हुआ है, यानी कि अगर मैं देखूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसका क्लोजिंग वीक है, ये वीक क्लोज दिया है, ठीक है। अब हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर के लिए मुझे जनवरी फरवरी मार्च 2019 का डेटा देखना है। तो जनवरी फरवरी मार्च 2019 के हिसाब से उसका जो हाई लो बनता है वो यहाँ का ही बनता है, उसको हम ब्लैक कर देते हैं, और आई थिंक ये लो है तो इसको भी ब्लैक कर देते हैं। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी वीक क्लोज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी कहां बंद हुआ है? वीक। क्लियर सबको? यस सर। ओके। अब जब ये वीक बंद हुआ है, राइट, अब उसका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आया 27 मई को। 27 मई कहां पे था? 27 मई इस दिन पे था, राइट, ये वाला दिन 27 मई है। अब जब 27 मई को रिजल्ट आया तब आपको देखना है कि प्राइस कहां पे है, और ये जो प्राइस है उसको आपको कैसे देखना है? उसको ऐसे देखना है
कि पॉइंट नंबर 1, क्या वो लास्ट जिस क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है उस क्वार्टर के लेवल के ऊपर, लेवल रेंज के नीचे या रेंज के अंदर है। तो हमको समझ में आ रहा है कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो रेंज के अंदर था, यानी कि रेंज बाउंड था। अब वो रिजल्ट जो आया है उसका कंपेरेटिवली क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो रेंज बना हुआ है उसका रेंज के हिसाब से कहां पे है? तो उसके रेंज के हिसाब से भी रेंज के अंदर है, ठीक है। और तीसरा, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से कहां पे है? तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी रेंज के अंदर है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है कि तीनों तरह से ये प्राइस बिल्कुल ही रेंज के अंदर पड़ा हुआ है, रिजल्ट आया तब, तो ये रेंज बाउंड है पूरी तरह से, राइट। ये पूरी तरह से रिजल्ट आया तब ये रेंज बाउंड में आया है। अब हमको स्ट्रक्चर क्या दिखता है? हमको ये दिखता है कि इसका जो क्लोजिंग था क्वार्टर ऑन ईयर वो वीक था। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक वीक स्टॉक, एक आपको नहीं लगता है रेजिस्टेंस एरिया में रिजल्ट आने के बाद वो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर दिया? राइट। अब इसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि इसका देखो, ये 30 तारीख थी, 30 तारीख के बाद रिजल्ट आया 27 तारीख को। 27 तारीख को रिजल्ट जब आने वाला था तब प्राइस कहां पे है फ्रेंड? तीनों लाइनों के हाई के ऊपर लग रहा है ना? यस सर। फ्रेंड सबको मतलब समझ में आ रहा है ना? किसी को बोरिंग नहीं लग रहा है ना? नहीं सर। क्योंकि ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को जो आज बता रहा हूं वो क्योंकि ये आप लोगों के पोर्टफोलियो डिजाइन में बहुत रोल प्ले करेगा। ये ऐसी चीज है जिसको अच्छे से समझना है। ये जो मैं अभी बोला ना, इनसाइडर ट्रेडिंग, तीनों तरह से वीक बता रहा था। एक वीक स्टॉक ऊपर क्यों चला गया, उसके पीछे का फैक्ट क्या है, वो मैं आप लोगों को इस स्टॉक के साथ बता रहा हूं। ये पूरी तरह से वीक था, इसका प्राइस ऊपर जाना इतना तेजी से जनरली ऐसा होता नहीं है। ये क्यों हुआ, उसका बहुत बड़ा रीजन है। तो अपने रेजिस्टेंस लेवल को भी वो तोड़ के ऊपर जा चुका है एक बारी। अब इसका रिजल्ट आया 27 मई को, लेकिन ये प्राइस, ये 30 तारीख को जो लो बना है उसके बाद से ये आपको नहीं लगता बहुत हेवीली वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर जाने लगी? देखो, और ये वॉल्यूम जो है वो क्वार्टरली ब्रेकआउट है फ्रेंड, यानी कि जो मार्च का ब्रेकआउट है ना, मार्च का ब्रेकआउट के साथ साथ ये प्राइस ईयरली रेंज के अंदर घुस गया, यानी कि जब रेंज के अंदर घुसा तब क्वार्टरली ब्रेकआउट आ गए, राइट। तो हमने कुछ दिन पहले मंथली वाला सिनेरियो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर किसी भी रेंज के नीचे, अगर उसके लो पे प्राइस अंदर आके बंद होता है और उस रेंज का ब्रेकआउट आ जाता है तो प्राइस कहां जाने की कोशिश करेगा? हाई की तरफ सर। हाई की तरफ।
आपको क्या लगता है इसमें कि हाई की तरफ प्राइस चला गया? यस सर। राइट। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना वो ये है कि इसमें ये जाने का रीजन क्या है। देखो एनएससी के अंदर हमने जब शुरुआत किया था तो आप लोगों को मैंने बताया था बल्क एंड ब्लॉक डील, सबको बताया था बल्क एंड ब्लॉक डील। सिक्योरिटीज, यहां पे प्रोडक्ट्स में इक्विटी के अंदर यहां पे आपको दिखेगा बल्क एंड ब्लॉक डील। मैं बल्क एंड ब्लॉक डील पे जाता हूं। सॉरी ये मैंने सर वो रिपोर्ट में आ जाएगा जहां से हम जो मार्केट एक्टिविटी निकालते हैं ना, उसी पेज के अंदर एक ऑप्शन है। हाँ उसमें है, एक मिनट। ये रहा। यस ठीक है। सर। अब यहां पे मैं सन फार्मा लिखता हूं और इसका जो डेट है ये मैं कर देता हूं मार्च का 15 तारीख, 20 तारीख कर देता हूं और मार्च से अभी तक का डेटा ले लेते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि यहां सन फार्मा का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है 31 मार्च को? राइट। यस सर। और ये किसने बाय किया हुआ है, नाम पता है आपको? राधा कृष्ण दामानी डीमार्ट के मालिक। राइट। डीमार्ट के मालिक। कितना स्टॉक खरीदा गया है देखो। 10 लाख क्वांटिटी सर। 10 लाख क्वांटिटी। अब 31 तारीख को खरीदा है, ये 31 तारीख है। यस सर। और उसके बाद क्या हुआ? स्टॉक ऊपर चला गया। अब समझ में आया कुछ? राइट। यस सर। अब ये जो 31 तारीख को इन्होंने खरीदा ना, उससे पहले ये वाला वॉल्यूम दिख रहा है आपको? यस सर। सॉरी, ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको 13 तारीख वाला? यस सर। अगर किसी के ध्यान में हो तो न्यूज में आया था कि सन फार्मा के अंदर प्रमोटर ने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है। ये 13 तारीख को कंपनी के प्रमोटर ने ये बाइंग किया था, उसके बाद उसकी वजह से ये प्राइस इतना ऊपर गया है। एक वीक एरिया के अंदर आप देखोगे कि किस तरह से बाइंग किया गया है और स्टॉक को कहां से कहां लेके चले गए। हमको इन लोगों का फायदा उठाना होता है। अब आपको ये करना क्या है, आपको ये करना है कि रिजल्ट आने के बाद आप ये देखो कि अभी प्राइस करती क्या है, प्राइस का बिहेवियर क्या होता है। अब मान लीजिए ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रही है, तो जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रही है तो आप देखोगे कि जितनी बार वो सपोर्ट पे आएगी वो बाउंस बैक कर जाएगी। अब इसके सपोर्ट कहां कहां पे है, तो उसके सपोर्ट आपको क्वार्टरली लेके आने। कैसे? ये वाला जनवरी मंथ था, कुछ यहां से शुरू हुआ था
जनवरी के अंदर आपको देखना है कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे आया है। इस वाले दिन पे आया है 4 तारीख। यस सर, पूरे क्वार्टर का ना सर? पूरे क्वार्टर का, जनवरी फरवरी मार्च का सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां आया है? 4 मार्च को आया। यस सर। ये दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप ये देखो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे करके ऊपर गया था। उस दिन पे आपको लगता है कि 20 नवंबर को हाईएस्ट वॉल्यूम आया है? यस सर। ये 20 नवंबर जो है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं 20 नवंबर के दिन के अंदर जाता हूं। बीस नवंबर को पहली कैंडल ने लो बनाया और 1:50 पे हाई बना है। तो 1:45 की जो कैंडल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल थी, ये वाली, राइट? यही वाली कैंडल है। यस सर। क्या हुआ है कल? क्या हुआ है? वहीं से सपोर्ट लिया। अब समझ में आया है कि वो इतना तेजी से क्यों भागा। देखो, यस सर। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के अंदर ओपन हो रहा था। कैसे टिक पाएगा बताओ? आज ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो लेवल है उसके ऊपर भी चला गया आज। अब हम डेली में स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, अभी हमको कंफर्मेशन लेने हैं। इस दिन पे रिजल्ट आया था। यस सर। आज प्राइस कहां ट्रेड कर रही है? रिजल्ट वाले दिन के ऊपर है ना? यस सर। राइट। अब ये जो रेड लाइन आई है वो कोइंसिडेंस इस रिजल्ट दिन को बीचों बीच आई है, यानी कि उसका रेंज उसी दिन के अंदर आता है। हर बार ऐसा नहीं होगा, अलग अलग भी आ सकता है। अब ये स्टॉक को नीचे ले जाने में बहुत दिक्कत है। अब ये स्ट्रक्चरली बुलिश हो गया है, क्योंकि वो जितनी बार इस एरिया में आएगा ना उसको सपोर्ट मिल जाएगा। हमको करना ये है कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जो क्वार्टरली बेस के निकल के आते हैं, ये हमारे लिए वीक स्टॉक था, तो हम इसके अंदर अपनी पोजीशन को बाय का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमको ढूंढना है एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाला स्टॉक, अगर वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके हमको इन्फॉर्म करता है, यानी कि वो क्लोजिंग इस क्वार्टर के ऊपर देता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के ऊपर अगर मार्च का क्लोजिंग आ जाता, राइट, और अगर उसके बाद रिजल्ट आता तो हम देखते कि वो कौन सा लेवल सपोर्ट लेने जाता है। जैसे हम एक और कोई स्टॉक देख लेते हैं। सर ये क्वार्टर के साथ ईयरली भी देखना है ना कि क्लोजिंग ऊपर यानी कि अंदर आए। हाँ, ओके, हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी। अगर इसका स्ट्रक्चर हमको क्लियरली समझ में आएगा मुझे लगता है। देखो, तो आप लोगों को मैं सही एग्जांपल दे पाऊंगा।
अब हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट कब आया था। देखो डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट 13 मई को आया था, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपनी लाइन ड्रॉ कर देते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो एक ये वाला था, इसको हम पिंक कर देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, और 19 मार्च यहाँ पे है, तो ये एक लेवल हो गया। और उसके बाद अक्टूबर, 7 अक्टूबर, यानी कि ये वाला है, इसको हम ब्लू कर देते हैं। और जनवरी, ये भी जनवरी, ये भी जनवरी, नवंबर, यानी कि ये वाला लेवल है, ठीक। देखो आपको लगता है कि ये जो क्लोजिंग है 30 तारीख को जो क्लोजिंग हुआ था, इसका हाई कितना है 28 नवंबर को 2982.60, और इसका क्लोजिंग 82.60, ये बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग हुआ है। आपको यहां से क्लोजिंग दिखेगा, देखो 2994 है, यानी कि 80 के ऊपर है। ये स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, राइट। अपने पिछले क्वार्टर के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर इसको आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखोगे, देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो मार्च, 28 मार्च, 1 अप्रैल, ये वाला लेवल है, और ये नीचे यहां तक है, ये वाला, ठीक है। तो आपको दिखेगा, आपको नहीं लग रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है यस सर। 30 मार्च को, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसका रिजल्ट आया कब, 13 मई को। अब हम देखते हैं 13 मई कहां पे है। 13 मई यहां पे है, राइट। ये पूरी तरह से आपको कहां दिख रहा है, रेंज के ऊपर। रेंज के ऊपर है ना। यस सर। अब 13 मई को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। ये 13 मई है। अब हमको रिजल्ट आने के बाद वेट करना है, सबसे पहले प्राइस यहां पे आए, क्योंकि उसका पहला सपोर्ट कौन सा पड़ता है, यही वाला पड़ता है, यस सर, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी। राइट। जो जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टरली हाई है, क्योंकि प्राइस ऊपर चल रही है तो रिजल्ट आने के बाद वो सपोर्ट पे जाएगी। पॉइंट नंबर 1, तो सपोर्ट पे जब आई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन वाला स्टॉक अभी अब सपोर्ट पे जाएगा रिट्रेस होके। तो हमें इंतजार करना है कि वो यहां पे आना चाहिए। मान लीजिए ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो अगला सपोर्ट कहां लेगा, इस रेंज में, यस सर। राइट। लेकिन हमको ये देखना है कि अगर वो ये वाला सपोर्ट लेता है हाई वाला, तो ये जो उसने प्रीवियस हाई बनाया ना उसको तोड़ने का संभावना सबसे ज्यादा है। अगर प्रीवियस क्वार्टर के हाई से सपोर्ट लेता है तो स्विंग हाई टूटने का चांसेस सबसे ज्यादा है, यानी कि नया हाई बन सकता है। हमको इस लेवल के आजू बाजू में से अपनी पोजीशन को डेवलप करना है और अपने स्विंग हाई को टारगेट करना है। लेकिन ये प्राइस वहां तक आई ही नहीं। देखो अब ये क्यों नहीं आई, उसका रीजन ढूंढते। उसका रीजन ये है
कि आप यहां पे देखो, जनवरी फरवरी मार्च में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम था वो ये वाला था, यस सर, क्वार्टर के हिसाब से, राइट। यस सर, आपको दिखता है कि यहां पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, यस सर, अब ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ क्वार्टर बेसिस पे, तो ये देखो कि रिजल्ट जिस दिन आया था उसके ऊपर प्राइस है कि नीचे है? ऊपर है सर, उसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया ना। यस सर, तो प्राइस ने जिस दिन पे रिजल्ट आया था उस दिन के दिन में सपोर्ट ले लिया, देखो आप, और नया हाई बना दिया। आपको लगता है इस वाले हाई से ऊपर नया हाई बना दिया? पहले ये वाला हाई था, आपको लगता है अब ये वाला हाई बना दिया? यस सर, रिजल्ट इस दिन पे आया था और आपको दिखता है कि कितने दिन तक वो सपोर्ट लेता रहा? राइट। तो अभी इसका जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला है। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली ब्रेकआउट हो चुका है। अगर क्वार्टरली ब्रेकआउट नहीं होता ऐसे सिचुएशन में, तो हमको इस लेवल पे प्राइस टकराती, फिर यहां से सपोर्ट लेके एक नया हाई बनता, राइट। सर तब एंट्री कब बनानी है? जब रिजल्ट के ऊपर जाए तब? नहीं 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 नहीं, एंट्री आपको इस सपोर्ट पे जब आए, सपोर्ट Okay. के आने के बाद आपको रिवर्सल पैटर्न दिखे। रिवर्सल पैटर्न क्या क्या हो सकती है? तो रिवर्सल पैटर्न में ये हो सकता है कि टकरा के हायर हाई बनाना, राइट। Yes, इस sir. इस लेवल के नीचे लो वॉल्यूम से जाके दूसरे दिन वॉल्यूम और डिलीवरी ब्रेकआउट से ऊपर क्लोज होना, ये एक रिवर्सल Yes, पैटर्न sir. है। या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना हाई वॉल्यूम से। ये सारे डेली के सिम्टम्स बता रहा हूं, Yes, sir. राइट। तो ये सारे आपको यहां पे दिखेगा, जब दिखेगा अपने आप वो ऊपर की ओर जाएगा। दूसरा, अगर उसको ऊपर जाना होगा तो ये सपोर्ट लेवल पे वीकली या मंथली ब्रेकआउट दे देगा। जैसे ही आएगा ना वैसे ही वो वीकली का ब्रेकआउट आ जाएगा या फिर मंथली का ब्रेकआउट आ जाएगा वॉल्यूम डिलीवरी का। Okay. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक सपोर्ट को कंफर्म करने के लिए, जो रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग बोलते हैं। अब हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है कि रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग को ट्रैक करके इस स्टॉक से हमको 3 महीने के अंदर एक इंट्राडे ट्रेड चाहिए। मैंने आप लोगों को बिजनेस क्राइटेरिया में समझाया था, क्लियर है? सबको समझाया था Yes, sir. कि मुझे 20 ट्रेड करने हैं, मुझे 20 ट्रेड करने हैं 3 महीने में, ठीक है। अब ये जो 20 ट्रेड करने हैं वो कैसे करने हैं? तो मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मान लो बाय करना है, तो सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो स्ट्रांग होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर वो स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि मुझे क्वालिटी ट्रेड करना है ना, तो मैं ऐसे पहले प्रेफरेंस दूंगा। प्राइस का क्लोजिंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपको डॉक्टर रेड्डी में ये सारी चीजें दिख रही है क्या? Yes, sir. राइट। अब हम देखते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। देखो, क्वालिटी ट्रेड ढूंढने का जो तरीका होता है वो क्या होता है?
वो ये होता है कि इस दिन पे क्वार्टरली ब्रेकआउट आया 20 मई को। अब हम 20 मई की 5 मिनट के कैंडल पे चले जाते हैं। आपको लगता है 20 मई की 5 मिनट की कैंडल ये वाली है, राइट? यस यस इसको मैं अलग कलर से मार्क करता हूं। इस दिन पे जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि प्राइस रेजिस्टेंस कब तोड़ती है। ये ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस कब कब टूटे, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कहां बना, ये वाला मैं मान सकता हूं ओपन प्राइस से। यस सर। अब ये ओपन प्राइस से जब रेजिस्टेंस बना, ठीक है, तो इस दिन पे ब्रेकआउट हो गया प्राइस। यस सर। प्राइस वापस रेजिस्टेंस पे आएगी, सपोर्ट को कंफर्म करेगी, ऊपर चली जाएगी। आपको क्या इस दिन पे ट्रेड मिल सकता था? आपको रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेड लेने हैं। जब ब्रेकआउट होगा वापस रेजिस्टेंस पे प्राइस आएगी, वहां से आपको ट्रेड मिलेगा। सर टच करे उसी दिन सोचना है कि एक बार नहीं। टच करने देना है फिर दूसरा दिन? नहीं, टच करे उसी दिन नहीं सोचना है, वो भी मैं अभी आपको डिस्कस करता हूं। देखो अब इसमें देखना क्या है, आपको ये पता है ना कि ये रेजिस्टेंस था, ये तो पता ही है। यस सर। ये जो रेंज है, ये रेंज रेजिस्टेंस है, वो तो पता ही था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है, अब हम ये वाले दिन को हमने देखा कि वो रेजिस्टेंस पे आया 2 जून को। अब हम 5 मिनट में जाते हैं 2 तारीख पे। देखो 2 जून में दो जून को हाई से लो बना है। अगर हाई से लो बनता है तो हम जनरली कहां पे आईएमपी कैंडल को कहां पे मार्क करते हैं? ऊपर वाले में। ये आईएमपी कैंडल है ना, ये वाली 1:25 की। यस सर। ये वाली, ये 1:25 की आईएमपी कैंडल है, ठीक है। प्राइस कहां ओपन हुआ? दूसरे दिन वीक ओपन हुआ। सर वो ठीक होगा। वीक ओपन होके क्या किया उसने? हायर हाई बनाना चालू कर दिया। यस सर। आपको लगता है यही रेजिस्टेंस लेवल पे उसने क्या बनाया? सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाया ना। यस सर। वो क्यों बनाया? क्योंकि उसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। राइट। तो कुछ इस तरह का ट्रेड आप कर सकते हो। इसमें किसी को कोई परेशानी हो सकती है? मतलब सर इसमें हायर हाई बनना मतलब, नहीं तो जिगजैग पैटर्न से एक ट्रेंड बनना है, अपर ट्रेंड। राइट। वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा तो देखो कंफ्यूज हो रहा है। मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ये तो पता था कि ये रेजिस्टेंस है। ये जो ये 2 रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है वो रेजिस्टेंस है, वो तो आपको पता ही था। हाँ सर।
अब प्राइस 2 तारीख को वो रेजिस्टेंस को टच हुआ था। हाँ सर। अब एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को प्रीवियसली ऑलरेडी तोड़ के ऊपर चला गया था, राइट। हाँ सर। मुझे ये नीचे बताओ, आ गया। अगर इसको ये रेजिस्टेंस तोड़ के नीचे क्लोज हुआ है, अगर इसको नीचे जाना होता तो उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए नॉर्मली? अगर एक वीक ओपन हो रहा है और रेजिस्टेंस एरिया में है तो उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ सर। कॉमन सेंस से बताओ, ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे ही होना है। तो ये ऐसे क्यों बना रहा है भाई? पॉइंट नंबर 1। ओके। दूसरा, हमने हमारी एंट्री मेथड में क्या लिखा है कि वीक ओपन होता है, मान लो कोई स्टॉक, तो पहले क्या करेगा, पहली 5 मिनट का लो नहीं तोड़ेगा, ऐसा मैंने लिखवाया है आप लोगों को। यस हाँ सर। सर। दूसरा, यस्टरडे की आईएमपी कैंडल के ऊपर चला जाएगा, ऐसा लिखवाया है। हाँ सर। और तीसरा, आप बाय एंट्री यस्टरडे आईएमपी कैंडल के हाई के ऊपर करोगे, ऐसा लिखवाया है। यस सर। तो ये क्या है? आईएमपी के ऊपर बाय। यानी कि आपके जो सिम्टम्स होने चाहिए वो मैच कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपको इसमें ढूंढना है। दूसरी बात, एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, जो हमने अभी 2 दिन में पिछले देखा था, देखो ये जब ऐसे क्लोज हुआ, आप ट्रेंडिंग जोन ढूंढ लो। पहला ट्रेंडिंग जोन यहां बना था, एक ट्रेंडिंग जोन यहां बना था। आप इस ट्रेंडिंग जोन के ऊपर भी बाय कर सकते हो। और ये आपका जो ट्रेंडिंग जोन है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि इसमें 2 ट्रेंडिंग जोन जो बने थे लास्ट वाले, वो ओवरलैप नहीं थे। अगर आपको इसमें देखना होगा तो ये देखना होगा कि बाद में ट्रेंडिंग जोन कहां बना, तो वो यहां पे बना। अब ये और ये ओवरलैप है, राइट, लेकिन इसमें ट्रेंडिंग जोन का ब्रेकआउट नहीं आया है। और वो ट्रेंडिंग जोन का जो ब्रेकआउट है वो दूसरे दिन हुआ है, मतलब वही लेवल से वो ऊपर गया था, क्योंकि वो दूसरे दिन ब्रेकआउट हुआ था प्राइस एंड वॉल्यूम का। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि एक स्ट्रक्चर होगा जहां से आपको इस ट्रेड को उठाना है, मौका मिलेगा। तो मौका आपको तब तक मिलेगा जब जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अब हम वापस चले जाते हैं डेली चार्ट पे। ये मैं लाइनें सब डिलीट कर देता हूं। अब मान लीजिए इस दिन पे आपको मौका नहीं मिला, इस दिन पे, तो आपको लगता है ये 2 दिन पे रेजिस्टेंस बना? यस सर। यस सर। आप यहां पे लाइन ड्रॉ कीजिए, अब वहां पे आने का इंतजार कीजिए। आपको लगता है यहां पे वो प्राइस आई? यस सर। इस दिन को आपको ट्रेड ढूंढना था, 9 तारीख को। अब 9 तारीख को 5 मिनट में चले जाते हैं। अब 9 तारीख को प्रॉब्लम ये है कि ये सुबह खुलते ही भाग गया। तो या तो आप हाई मोमेंटम ट्रेड सेटअप देख लो, अगर बनता है, क्या हाथ में आता है। अदरवाइज इसने ये वाला
ट्रेंडिंग जोन बनाया लेकिन वो वापस आया ही नहीं वो लेवल पे, तो ये नहीं मिल पाता। लेकिन आपको हमेशा जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि कब कब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है। अब अगली बार कब आएगा, अगली बार ये आएगा कि और एक रेजिस्टेंस बनने दो इसके अंदर, जैसे ही रेजिस्टेंस बनेगा उसको ऊपर ब्रेक करेगा तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कितना है 4142 और नहीं ये रेजिस्टेंस नहीं है, तो कुछ इस तरह से आपको रेजिस्टेंस का इंतजार करना है। जब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आपको अपने ट्रेड को इनिशिएट करने का मौका मिलेगा, राइट। मतलब मैक्सिमम टाइम हम बोल सकते हैं सर बाई करना